हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसके लिए अपन एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्लास में अपन क्या करवाएंगे, देखो इस क्लास में एमसीक्यू रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन यदि बनेंगे, मतलब जितने भी इसके थ्योरी के क्वेश्चन आप बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में हो चाहे वो आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो, वो सारे अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा बड़ी क्लासेज रखेंगे नहीं, 20 से 25 मिनट की क्लासें रखेंगे। और आपको रेगुलर आपको देखना है और इनकी एक अलग नोटबुक बना लेना, ठीक है, ताकि आप उनकी अच्छे से रिवाइज आप उनको कर पाओ, ठीक है। और जो आपके एमसीक्यू आते हैं वो आपकी थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, पर मैं आपको क्या बताऊंगा, साथ में आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे टाइप के अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो स्टूडेंट बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एमजीएस यूनिवर्सिटी का है, जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है या टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, वो इस नंबर पर क्या कर देना, मैसेज कर देना 8005519125, अपना नाम अपने कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी जो एमजीएस है तो उसको आप लिख देना, ताकि आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको थ्योरी, पहले ये जो अपना टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा की कितनी यूनिट है? 3 यूनिट लीनियर अलजेब्रा की है और 2 यूनिट किसकी है? रिंग थ्योरी की है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा से अपन क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अब एक जो वीडियो है वो 20 से 25 मिनट का होगा, ताकि आप क्या कर पाओ कि अब हर टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके क्या होगा, यदि आप उनको रेगुलर देख लोगे, जैसे आज का लेक्चर है वो आज ही देख लोगे, तो आपके बर्डन नहीं होगा। और यही लेक्चर आप एक साथ देखते हो तो फिर आपके क्या होता है, बर्डन हो जाएगा। आप रेगुलर देखो और उनके नोट्स बनाओ और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इनका इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है ना। मैं आपको क्या करूँगा, पहले बता देता हूँ। एमसीक्यू क्लासेज में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस टॉपिक पे मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूँ उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा। डीपली नॉलेज तो आपको इसी भी वीडियो में भी मिल जाएगा, और आपका जो थ्योरी वाला मैंने जो करवा रखी है जहाँ पे ये टॉपिक, वहाँ पे भी आपको डिटेल से मिल जाएगा सॉल्यूशन। एक बार अपन रिकॉल करवा देंगे और यहाँ पे उसके साथ में क्या करवा देंगे, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि वो टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अपन रेगुलर क्लास भी हो सकता है तो अपन रेगुलर क्लास भी दे देंगे, हो सकता है एक एक दो दो दिन के गैप में भी अपनी क्लास दे सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यदि अपन एग्जाम तक भी यदि करेंगे, मार्च तक भी करेंगे ना, तो इसकी कम से कम 20 से 25 30 से 30 क्लास में, मतलब 20-20 मिनट के वीडियोज में आराम से कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं और 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो लगभग 20 नंबर का ये आपका रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाए यहाँ से, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ जाए। यदि ये क्लासें देख लोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके है ना एमसीक्यू इसमें आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा भारी भरकम वाला काम नहीं है, ये बहुत ईजी वाला काम है। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपन क्या करते हैं टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास है वो आपका क्या है? सदिश समष्टि है। जो अपनी पहली यूनिट है वो क्या है? सदिश समष्टि है। 3 यूनिट रिंग लीनियर अलजेब्रा से है, 2 यूनिट रिंग थ्योरी से है, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी कहाँ से है? लीनियर अलजेब्रा से है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, इसके की पॉइंट करवाऊंगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड थ्योरी और फिर क्वेश्चन। तो ये की पॉइंट, मुख्य बिंदु। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस। डिटेल से मैंने उसको वहां पे करवा दिया है, एक बार वापस में मैं आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में इसको रिकॉल करा देता हूँ। देखो सदिश समष्टि क्या होता है? सदिश समष्टि में क्या होता है कि V और F मिलकर, V और F मिलकर क्या बनाएंगे? सदिश समष्टि बनाएंगे, जहाँ पे V क्या होता है? अरिक्त समुच्चय होता है। V क्या होता है? अरिक्त समुच्चय।
वी क्या होता है एरिक समुच्चय, और एफ यहाँ पे क्या होता है, फील्ड होता है, क्षेत्र होता है। फील्ड आप क्या होता है, क्षेत्र होता है। आप इतना ही समझ लो फील्ड क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्र होता है, ठीक है। और आप जब रिंग थ्योरी में जाओगे तो उसमें आपको डिटेल से फील्ड का पता चल जाएगा, ठीक है। तो एफ यहाँ पे क्या होता है, फील्ड होता है, और वी क्या होता है यहाँ पे, एरिक समुच्चय। तब V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। V है, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वेक्टर्स होंगे। कैसे होंगे, सदिश होंगे, ठीक है। V में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सदिश होंगे। और F के जो एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, उनको क्या कहेंगे अपन, स्केलर कहेंगे, अदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर अदिश कहेंगे, ठीक है। दोबारा देख लो, V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। V में क्या होंगे, वेक्टर होंगे। V में क्या होंगे, सदिश होंगे। और F में क्या होंगे, स्केलर होंगे, अदिश होंगे, ठीक है। V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। कब बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या है, कंडीशन है। ये देखो, सबसे पहली जो कंडीशन है वो सदिश योग की है। अब सदिश योग को जो ये प्लस लगा के फिर उसके ऊपर ब्रैकेट लगाया ना, ये क्या है कि नॉर्मल है तो प्लस ही, जैसे प्लस में काउंट करते हैं। जैसे संक्रिया तो अपनी क्या रहती है, प्लस रहती है, लेकिन इनको डिफाइन है वो इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। कि अलग तरीके से अपन शो करते हैं ना, कि इस चीज को अपन ने अलग से शो किया है। तो प्लस संक्रिया है वो कैसे डिफाइन होगी, इन्होंने डिफाइन कर रखी है। ये वेक्टर स्पेस V और F मिलकर वेक्टर स्पेस कब बनाएगा, जब प्लस संक्रिया कैसे डिफाइन होगी, कि उसमें क्या करेंगे अपन, दोनों एलिमेंट कैसे लेंगे, V के लेंगे, और आने वाला एलिमेंट भी क्या होगा, V का होगा, ठीक है। अब देखो, V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ये जो बाहर वाला सेट होता है ये तो क्या अपनाएगा, अपने पास वेक्टर्स रहेंगे। तो प्लस संक्रिया कैसे डिफाइन होगी, कि अपन दोनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे, V से ही लेंगे। दोनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे, V से लेंगे। और V के अवयव के बीच में यदि संक्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, V मिलना चाहिए, ठीक है। और जो गुणा संक्रिया है, अदिश गुणन है, वो किस प्रकार से डिफाइन है, एक एलिमेंट अपने पास क्या रहेगा, एक एलिमेंट अपने पास F का रहेगा, स्केलर रहेगा, और एक अवयव किसका रहेगा, V का रहेगा। आने वाला अवयव किसका आना चाहिए, V का आना चाहिए। अब आप इसकी ये मत समझना, गुणा गुणा नहीं है ये है कि एक एलिमेंट अपने को F का लेना है और एक एलिमेंट अपने को क्या लेना है, V का लेना है। और इनके बीच में जो भी संक्रिया गुणा डिफाइन होगी, गुणा होगी तो गुणा डिफाइन होगी, यदि प्लस संक्रिया डिफाइन होगी तो प्लस, तो उसके बीच में प्लस संक्रिया का एलिमेंट करेंगे V और V के, और आने वाला अवयव भी किसका होगा, V का होगा। अब देखो, V और F मिलकर इसमें क्या बनाएंगे, सदिश समष्टि बनाएंगे। V में क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। और वेक्टर्स में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको। वेक्टर्स में जो एलिमेंट होंगे वो V1 V2 टाइप के एलिमेंट होंगे ना, उनको तो अपन क्या कहेंगे, वेक्टर्स। और अल्फा 1 और अल्फा 2 है ना, इनको अपन क्या कहेंगे, स्केलर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। एक बार दोबारा देख लेते, देखो, V और F मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। V में जो एलिमेंट होंगे वो किस प्रकार के होंगे, V1 V2 टाइप के एलिमेंट होंगे, वो तो किसके होंगे, V के। और F में क्या होंगे, स्केलर अवयव होंगे, स्केलर एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 इस टाइप के अवयव होंगे, वो क्या होंगे, स्केलर के होंगे, ठीक है। तो अब ये डिफाइन कैसे कर रखी है, संक्रिया डिफाइन कर रखी है इन्होंने। सदिश के लिए प्लस संक्रिया वो ऐसे डिफाइन कर रखी है कि जब अपन दोनों अवयव किसके लेंगे, V के लेंगे, और आने वाला अवयव भी V का आएगा, तब उस संक्रिया को अपन क्या करेंगे, प्लस डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और गुणा संक्रिया को ऐसे डिफाइन कर रखा है, इसमें एक एलिमेंट तो किससे लेंगे, एक एलिमेंट तो लेंगे अपन फील्ड का, जो अल्फा ले लिया, और एक एलिमेंट अपन किसे लेंगे, V का। तो इन दोनों के बीच में अपन संक्रिया कराएंगे, आने वाला अवयव किसका होना चाहिए, V का होना चाहिए, वेक्टर्स होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद में ये प्रतिबंध है कि ये प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए। अब देखो, प्रतिबंध में क्या है, प्रतिबंध में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कि प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप। V और प्लस संक्रिया मिलकर क्या बनाएंगे, आबेली ग्रुप बनाएंगे। V और प्लस संक्रिया मिलकर क्या बनाएंगे, आबेली ग्रुप, ठीक है। आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन क्या होती है, आबेली ग्रुप के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है समर्थता। क्या होती है, समर्थता। समर्थता में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि जिस भी सेट से V को अपने को सिद्ध करना है प्लस संक्रिया के लिए, आबेली ग्रुप, तो दो एलिमेंट लेंगे, किससे लेंगे, V से लेंगे, और इनके बीच में क्या करवाएंगे, प्लस संक्रिया।
तो प्लस संक्रिय कराएंगे तो ए प्लस बी भी किससे होना चाहिए, बिलोंग वी से होना चाहिए। भाई यदि प्लस संक्रिय है ना बीच में, तो इन दोनों जो एलिमेंट जो अभी अपन वी से लेंगे ना, उन दोनों को अपन ऐड करेंगे, और ऐड करके जो आने वाला एलिमेंट होगा वो भी किसका होना चाहिए, वी का होना चाहिए। v1 v2 बोल दो, चाहिए की बात है, यदि वेक्टर्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे v1 v2 बोल दो, ठीक है। नोटेशन कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात है कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, साचर्यता होना चाहिए। यदि आप कहो कि भाई सर हम नोटेशन अपने यहाँ पे v1 v2 देंगे क्योंकि वेक्टर्स को अपन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे v1 v2 दे दो, क्योंकि वेक्टर्स को अपन ने v1 v2 से बोल रखा है। v1 v2 तो अपन किसे लेंगे, v से लेंगे, और उन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे, और एडिशन से आने वाला एलिमेंट भी किसका होना चाहिए, v का होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, साचर्यता होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, साचर्यता। साचर्यता में क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं साचर्यता के लिए, v1 v2 v3, ये किसे लेंगे, v से। तो इनके बीच में ऐसे ऑपरेशन होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, ये किसके इक्वल आना चाहिए, v1 प्लस v2 और प्लस में v3, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये आपने ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी ना उसमें, ये होगी अपनी साचर्यता। फिर तीसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का अस्तित्व में क्या होता है कि ए स्टार ई बिलोंग्स टू, ए स्टार ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है तत्समक अवयव में। देखो तत्समक अवयव में क्या होता है, तत्समक अवयव की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और ए स्टार ए इक्वल टू भी क्या होता है, ए होता है। लेकिन अपने यहाँ पे वी से बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ले लिया मैंने वी, वी से, ठीक है। तो ए प्लस या v प्लस ई, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन के पास क्या आना चाहिए, v का एलिमेंट आना चाहिए, और e प्लस v कर सकते हो, ठीक है। ये हमने ये वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। और ये मैंने साचर्यता के लिए बता दी, तत्समक अवयव के लिए ये कंडीशन a प्लस ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और e प्लस ए भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। फिर प्रतिलोम के लिए यदि a बिलोंग्स टू v है, तब b इसका प्रतिलोम होगा, ये जो b होगा ना ये इसका प्रतिलोम होगा, और a प्लस बी संक्रिय कराने पर क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, ठीक है। तो और फिर क्या होती है क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या होती है, a प्लस बी करने पर क्या आना चाहिए, b प्लस ए के बराबर आना चाहिए, ये क्रम विनिमयता है, ठीक है। तो v है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप, ठीक है। तो ये आबेली ग्रुप, यदि आप किसी को आबेली ग्रुप वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ग्रुप थ्योरी के वीडियो डाल रखे हैं, उसमें आबेली ग्रुप को अच्छे से समझा रखा है, तो वहां से भी देख सकते हैं। फिर देखो, फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, अदिश गुणन की क्रम विनिमयता। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अदिश गुणन की क्रम विनिमयता। यहाँ पे देखो ये डॉट अदिश गुणन का है, जब v1 प्लस v2, यहाँ पे देखो इसको मैं समझा देता हूँ, देखो अल्फा डॉट v1 प्लस v2 है ना, यहाँ से क्या मिलेगा बताओ भाई, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, वेक्टर्स के हैं, और वेक्टर के बीच में ये संक्रिया डिफाइन करी हुई है, प्लस संक्रिया डिफाइन की हुई है ना, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, वेक्टर्स के हैं, और वेक्टर के बीच में क्या हो सकती है, देखो ऊपर देखो जब हमने डिफाइन किया था यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट किसके होंगे, वेक्टर के होंगे, तो आने वाला अवयव किसका होगा, वेक्टर का होगा, और इसमें जब गुणा है तो उसमें एक स्केलर और एक वेक्टर रहेगा, तो आने वाला एलिमेंट किसका होगा, वेक्टर का। इसका मतलब हुआ कि यदि दो एलिमेंट वेक्टर के हैं और वेक्टर के हैं तो उनके बीच में कौन सी संक्रिया डिफाइन होगी, सदिश योग डिफाइन होगी, और जब एक एलिमेंट स्केलर का होगा और एक एलिमेंट किसका होगा, वेक्टर का होगा, तब उनके बीच में कौन सा डिफाइन होगा, अदिश गुणन डिफाइन होगा। आगे समझ में, देखो जब दो एलिमेंट किसके होंगे, वेक्टर्स के होंगे, जब दो एलिमेंट किसके होंगे, वेक्टर के होंगे ना दोनों, तब कौन सी संक्रिया डिफाइन होगी, सदिश योग, ठीक है। और जब एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा तब कौन सी संक्रिया डिफाइन होगी, अदिश गुणन, ठीक है। देखो आगे देखते हैं,
यहाँ देखो, आने वाला एलिमेंट किसका होगा, वेक्टर का, ठीक है। और एक स्केलर हो गया, ये रहा स्केलर, और ये वेक्टर, इसके बीच में कौन सा डिफाइन होगा, गुणा का। तो आने वाला एलिमेंट किसका होगा, वेक्टर का होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मिलेगा अपने को वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट है, इसके लिए बीच में क्या है, सदिश योग डिफाइन है। और एक स्केलर और एक वेक्टर होता है तो इसके बीच में गुणा होगा, ठीक है। अब देखो, एक स्केलर एक गुणा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर का एलिमेंट ही मिलेगा भाई, एक अदिश और एक सदिश। ऊपर क्या हुआ ना डिफाइन, देखो एक अदिश और एक सदिश को आपस में जब संक्रिय करवाएंगे तो क्या आएगा, सदिश आएगा, आएगा ना सदिश। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, सदिश आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से भी क्या आएगा, सदिश आएगा, ये भी सदिश और ये भी सदिश, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन डिफाइन होगा, प्लस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब अपन दो सदिशों को आपस में संक्रिय करवा रहे हैं तब उनके बीच में सदिश योग डिफाइन होगा। और जब अपने पास एक अदिश हो और एक सदिश हो, एक सदिश हो और एक अदिश हो, एक सदिश हो और एक अदिश हो ना, तब यदि अपने पास डिफाइन हो, एक सदिश हो और एक अदिश हो, तब अपने पास डिफाइन हो, तब अपने पास क्या होगा, दोनों वेक्टर होंगे तो यहाँ पे प्लस संक्रिया डिफाइन होगी, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन, अदिश योग पर बंटनशीलता, अदिश योग पर बंटनशीलता, उसमें क्या कंडीशन होगी, देखो अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये लगा सकते हो आप, देखो अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये दोनों स्केलर है तो नॉर्मल प्लस हो जाएगा। फिर ये एक स्केलर हो गया और एक वेक्टर हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा, अदिश गुणन। और यहाँ पे देखो, एक अदिश और एक सदिश, इसके बीच में अदिश गुणन, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस संक्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो जब दो सदिशों को अपन ऑपरेशन कराएंगे ना, तब अपने को क्या मिलेगा, दो सदिशों को जब ऑपरेशन कराएंगे ना, उनके बीच में सदिश योग डिफाइन है, और एक अदिश और एक सदिश होगा, तब अपने पास जो संक्रिया करवाएंगे वो अदिश गुणन करवाएंगे। इसी प्रकार अदिश योग पर बंटनशीलता हो जाएगी, और इसी प्रकार अदिश गुणन की साचर्यता हो जाएगी। अदिश गुणन की साचर्यता में क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट अल्फा, अल्फा वन डॉट अल्फा टू, और ये वी का एलिमेंट, ये डिफाइन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, इनमें से आपको कोई भी कंडीशन भी पूछ सकता है कि कौन सी, ऐसे भी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बना सकता है एमसीक्यू, कि वी और एफ मिलकर है वो आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, वी और एफ मिलकर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, वी और एफ, वी और एफ मिलकर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, निम्न में से कौन सी शर्त है उस पर लागू नहीं होता है। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद होनी है, करनी है, ठीक है। तो परिभाषा से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना सकता है। फिर लास्ट डेफिनेशन क्या है, देखो वन डॉट वी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। इसका मतलब वन क्या होना चाहिए, वन, वन जो होगा वो फील्ड का गुणन तत्सम कव्य होगा। जब फील्ड की अपन डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, गुणा संक्रिया का जो तत्सम कव्य होता है उसको अपन वन से रिप्रेजेंट करते हैं। गुणा संक्रिया जो तत्सम कव्य होता है उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन क्या हो जाएगा, फील्ड का गुणन तत्सम कव्य हो जाएगा। अल्फा वन अल्फा टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड के एलिमेंट, और वेक्टर के क्या हो जाएंगे, बी वन बी टू, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक चीज और बताता हूँ, देखो कि क्षेत्र F पर सदिश समष्टि V को VF से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे VF से, V और F मिलकर क्या बनाएंगे, सदिश समष्टि। V यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा और F यहाँ पे स्केलर हो जाएगा। V के अवयव को अपन क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, वेक्टर्स कहेंगे, और F के एलिमेंट हो गए उनको क्या कहेंगे, अदिश।
ये तो होंगे अपने पास वेक्टर्स, और ये जो एलिमेंट होंगे वो अपने पास क्या होंगे, स्केलर। इतना कंप्लीट। अब देखो ये एग्जांपल है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वेक्टर स्पेस है या कौन सा नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो देखो मेन तो जो Q और Q मिलकर और R मिलकर, C मिलकर, दोनों यदि सेट सेम है ना, तब तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में बात करें, R और Q मिलकर और C और R मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जो ये बाहर का सेट होता है, बाहर का जो सेट होता है ना, ये सेट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बाहर का सेट बड़ा कैसे होना चाहिए, ये कंडीशन से, Q है सारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, वो क्या हो सकता है भाई, Q है वो किस में कंटेन हो रहा है, R में कंटेन होता है ना। ये सारी परिमेय संख्या है वो रियल नंबर होते हैं, और सारी जो रियल नंबर होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती है। तो जो बाहर का सेट होगा वो सेट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए उस सेट से। जो उसके ब्रैकेट में जो सेट होता है उससे क्या होना चाहिए, वो सेट बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। दोबारा सुन लो कि Q है सारी परिमेय संख्या को समुच्चय है, वो क्या है, रियल नंबर का सेट है, और सारे रियल नंबर का सेट है वो किसका सबसेट होता है, सबसेट मान लो, ये कंटेन मान लो। ये जो इसका अर्थ होता है सी, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब होता है कंटेन। ये सारी जो रियल नंबर है वो किसमें कंटेन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और सारी परिमेय संख्या को समुच्चय है वो सारे रियल नंबर में कंटेन होते हैं ना आर में। ये सारी परिमेय संख्या, क्योंकि रियल नंबर वाले सेट में क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आते हैं, रियल नंबर नहीं आते क्या, आते हैं ना। तो क्यों है वो किस में कंटेन होना चाहिए, आर में, और आर किस में कंटेन होना चाहिए, सी में कंटेन होना चाहिए। यदि बार वाला सेट यदि बड़ा होता है, बार वाला यदि सेट बड़ा होगा ना, तब तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। और सेम सेम होंगे तब तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा। अब देखो इनकी बात कर लेते हैं अपन। इनकी बात कर लेते हैं किसकी, देखो क्यू और आर की बात कर लेते हैं। ये वेक्टर स्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा वो इन्हीं से करवाऊंगा मैं। देखो क्यू है वो आर से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। सी है वो आर से बड़ा होता है क्या, नहीं है, सी आर से बड़ा थोड़ी होता है ना। तो ये वेक्टर, सी आर से बड़ा होता है, तो ये आपके वेक्टर स्पेस। देखो बाहर वाला जो सेट है वो बड़ा होना चाहिए, ये उल्टा लिख दिया मैंने इसको, एक मिनट, सी और आर नहीं होगा, आर और सी होगा। आर और सी, ये तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही। अब बाहर वाला सेट देखो, बाहर वाले सेट और अंदर वाले सेट की बात करो। ये वाला सेट आर है वो इससे सी से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। आर सी में थोड़ी कंटेन होता है, सी है वो आर में कंटेन होता है, सी है वो आर में कंटेन होता है क्या, नहीं, आर है वो सी में कंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाहर वाला सेट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बाहर वाला सेट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब क्यू है वो आर से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, और आर है वो सी से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये दोनों ही वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। अब कारण क्या है, अब वहां पे तो आप कारण ये नहीं दे सकते हो कि बड़ा वाला सेट है वो बाहर वाला सेट बड़ा होना चाहिए, ये कारण नहीं लिखोगे। लेकिन वहां पे कारण क्या लिखोगे, वहां पे कारण यदि आएगा तो ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अदिश गुणा है वो संक्रिया और समर्थ नहीं होती है। अदिश गुणा है वो संक्रिया समर्थ कैसे नहीं होती है, इसका रीजन सुनो। यदि एग्जाम में यदि ये रीजन आता है तो एग्जाम में क्या बताना है देखो क्यू और आर मिलकर क्या है, कंपटीशन। यदि आपके एमसीक्यू आएगा तब तो किस हिसाब से बताना है कि क्यू सेट है वो बड़ा है, बार वाला सेट बड़ा होना चाहिए, बार वाला सेट बड़ा नहीं है क्यू से, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। यदि अपन कंपटीशन की बात करें, या मान लो इसमें रीजन देना हो, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड रीजन देना होता है, फिर अपन क्या रीजन लिखेंगे। देखो जब अपन बात कर रहे हो अदिश गुणन की बात कर रहे हैं, अदिश गुणन में क्या होता है, एक एलिमेंट किसका लेते हैं, स्केलर का। इससे बात कर लो, देखो वी और एफ मिलकर क्या बनाना चाहिए, वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए।
एक एलिमेंट किससे लेते हैं, एफ से लेते हैं, और एक एलिमेंट किससे लेते हैं, वी से लेते हैं, बाहर से। तो इसमें बाहर वाला सेट क्या है, क्यू। तो वी तो मैंने किससे ले लिया, क्यू से ले लिया, और आर किससे ले लिया, आर से मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। भाई अंदर वाला फील्ड है ना, ये वाला फील्ड होता है और ये वाला वेक्टर होता है। ऐसे नहीं समझो तो ये नहीं समझ में आता, तो देखो ऐसे समझो, या देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो फिर क्या होना चाहिए, अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी है वो किसका एलिमेंट आना चाहिए, बताओ, बाहर वाले सेट का एलिमेंट आना चाहिए, क्यू का आना चाहिए। देखो ऊपर देखो, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी ना अदिश गुणन की, उसमें क्या होता था, एक एलिमेंट फील्ड से लेंगे और एक एलिमेंट वी से लेंगे, और आने वाला एलिमेंट भी किसका लेंगे, वी का ही आना चाहिए, तभी तो अपन कहेंगे ना अदिश गुणन को। देखो वापस देखो, क्यू और आर मिलकर, एक एलिमेंट इसे ले लो और एक एलिमेंट इसे ले लो, और इनके बीच में संक्रिया करवाओ, गुणा संक्रिया करवाओ, और आने वाला एलिमेंट किसका होना चाहिए, क्यू का आना चाहिए। तो मैंने देखो, जैसे इसे मैंने ले लिया, दो ले लिया, टू बिलोंग्स टू क्यू ले लिया, और ये रियल नंबर का सेट है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, ये मैंने किसे ले लिया, आर से ले लिया। अब उन दोनों के बीच में संक्रिया कराओ, टू इंटू अंडर रूट थ्री, दो गुणा अंडर रूट थ्री, ये आपका क्यू से आना चाहिए, आता है क्या क्यू में, क्यू में तो परिमेय संख्या आती है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अदिश गुणा जो होती है ना, अदिश गुणन, वो संक्रिया समर्थ नहीं होती है। अदिश गुणन संक्रिया में क्या होता है, अल्फा डॉट वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। ये फील्ड का एलिमेंट होता है, ये वेक्टर का भी एलिमेंट होता है, आने वाला एलिमेंट होता है ना, वो किसका होना चाहिए, बाहर वाले सेट का होना चाहिए, बाहर जो सेट है ना ये, इसका एलिमेंट आना चाहिए। अब इसका एलिमेंट आ जाता है ना, तब तो ये क्यू से बिलोंग कर जाता है। भैया भैया बाहर से आ जाएगा, ये क्यू से बिलोंग कर जाएगा, तब तो ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यदि बात करूं मैं, आर और सी मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो देखो। आर और सी मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एक एलिमेंट इसे लो, इससे मैंने आयोटा ले लिया, एक इसे ले लो, टू बिलोंग्स टू आर, इन दोनों के बीच में संक्रिया कराओ, गुणा संक्रिया करानी है, टू इंटू आयोटा, टू आयोटा, और ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब बाहर वाला जो शेड है ना, इससे बिलोंग करना चाहिए लास्ट वाला एलिमेंट। संक्रिया कराने पर नहीं आता है, तो नहीं आता है, तो ये दोनों मिलकर वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं, भाई एमसीक्यू के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई आर और सी मिलकर वेक्टर स्पेस बनेगा, बाहर सेट आर है, बड़ा है क्या सी से, नहीं है, तो बड़ा वाला बाहर वाला जो सेट है वो बड़ा होना चाहिए। और वैसे यदि देखे जाए तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से, तो गुणा संक्रिय समर्थ होनी चाहिए। गुणा संक्रिय समर्थ का मतलब होता है एक एलिमेंट आर से लो, एक एलिमेंट सी से लो, उन दोनों के बीच में संक्रिया कराओ गुणा, और आने वाला एलिमेंट है वो बाहर वाले सेट का आना चाहिए, आर से आना चाहिए। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप है ना, इसको बार बार में वीडियो को देख के वापस समझना। अब अपन एमसीक्यू करते हैं। एक थ्योरम और करवाई थी मैंने इसके बारे में आपको, प्रत्येक क्षेत्र है वो उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि बनाता है। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र है वो अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि है। तो यदि अपन फील्ड को एफ माने और उपक्षेत्र को क्या माने, एस माने, एफ को क्या माने, फील्ड माने, और एस को अपन क्या माने, उपक्षेत्र माने, तब एफ और एस मिलकर क्या बनाएंगे, सदिश समष्टि बनाएंगे। अब देखो ध्यान रखना, एफ है वो बड़ा होता है, क्षेत्र है ना, क्षेत्र बड़ा होता है उपक्षेत्र से, होता है कि नहीं होता है, क्षेत्र जो है वो उपक्षेत्र से बड़ा होता है ना, क्षेत्र है वो उपक्षेत्र से बड़ा होता है, तो बाहर बड़ा सेट है और अंदर क्या है, छोटा सेट है। अब आप ये मत सोचना कि भाई यही लिखा हुआ आएगा कि क्षेत्र को एफ से, उपक्षेत्र को एस से, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ऐसे बोल देंगे कि क्षेत्र एफ है, क्षेत्र क्या है, एफ है, और उपक्षेत्र क्या है अपने पास, मान लो के है, उपक्षेत्र मान लो के है, नोटेशन का कुछ भी नहीं है, आपको तो समझना ही है कि
अपन उपक्षेत्र किसको कह रहे हैं, के को कह रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, के दे सकते हैं, एल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। बस आपको इतना समझना चाहिए बाहर वाला सेट बड़ा होना चाहिए, अंदर वाला सेट है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी बात कि एफ और एस मिलकर है वो सदिश समष्टि बनाएंगे, तो ये क्षेत्र है, ये उपक्षेत्र, उपक्षेत्र अंदर होगा, क्षेत्र बाहर होगा। अब बताओ इसको क्षेत्र मान लो मैंने एफ कह दिया और उपक्षेत्र आपको के दे दिया, तो बताओ कौन सा सदिश समष्टि बनाएगा, एफ और के मिलकर बनाएगा या के और एफ मिलकर बनाएगा, और डी मैंने नन ऑफ दिस दे दिया कि बताओ निम्न में से कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। अब बताओ ये वेक्टर स्पेस है क्या, ये मैंने बोला क्षेत्र एफ है, ये क्षेत्र हो गया, ये उपक्षेत्र हो गया, ब्रैकेट के अंदर उपक्षेत्र है तो छोटा होना चाहिए ब्रैकेट वाला और बार वाला होना चाहिए बड़ा। अब ये बताओ ये बनाएगा, ये बनाएगा क्या, उपक्षेत्र बाहर है और क्षेत्र बाहर है, उपक्षेत्र बाहर है और क्षेत्र अंदर है, तो ये नहीं बनाएगा, और ये तो सेम है बनाएगा, और ये नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ये वाला बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, ये अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब दो क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं जल्दी सी। उपक्षेत्र अंदर होना चाहिए और क्षेत्र बाहर होगा। ठीक है, मतलब बाहर वाला जो सेट है ना वो बड़ा होना चाहिए और अंदर वाला जो सेट होगा ना वो छोटा होगा। एक बार वीडियो को वापस से पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। यदि आप थ्योरी अच्छे से करोगे तो आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, और यदि थ्योरी अच्छे से नहीं करोगे तो एमसीक्यू आपके सोल्व नहीं होंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये आपके एमसीक्यू मैंने आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं, जो चैप्टर होने के बाद में सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो इफ क्यू आर सी, क्यू आपका क्या है, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, और आर क्या होता है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। देखो फील्ड को तो कहते हैं क्षेत्र, रैशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या, आपको मैं हिंदी भी लिख देता हूँ साथ में ना, और रियल नंबर वास्तविक संख्या को कहते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए देखो, और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा अपने पास, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो है थ्योरी। देन नंबर रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए नॉट ए वेक्टर स्पेस, आपको पूछा है नॉट ए वेक्टर स्पेस, कौन वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। देखो ए ऑप्शन, इनमें रिलेशन क्या होता है, क्यू कंटेन होता है आर में, आर कंटेन होता है सी में। ठीक है, बाहर बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है एमसीक्यू में, बाहर वाला जो सेट है ना वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बाहर वाला सेट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लिख देता हूं मैं, बाहर वाला सेट सेट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका सोल्व हो जाएगा। देखो जैसे अब बताओ आर और क्यू वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या, सी और आर, क्यू और आर, और डी आपके पास है सी और सी मिलकर, ये तो वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपकी, ये तो बनाएगा ही बनाएगा। अब इसमें देखो आर और क्यू में बार बड़ा सेट है क्या छोटा सेट है, आर बड़ा सेट है क्यू से, है ना, आर और क्यू में कंपेरिजन देखें तो आर बड़ा सेट है बार है, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। सी और आर में बार क्या है, बड़ा सेट है, ये भी बनाएगा। और क्यू और आर में कंपेरिजन करो तो आर अंदर है, बड़ा सेट क्या है, अंदर है, जबकि होना क्या चाहिए बाहर, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब इसको देख सकते कैसे, मैंने मान लो क्यू से कौन सी संख्या ले ली, दो ले ली। ठीक है,
और आर से मैंने कौन सी क्या ले ली, रूट आर ले ली। अब दोनों को गुणा कराओ, 2 इंटू रूट 3। ये आर से किससे बिलोंग होना चाहिए, क्यू से बिलोंग होना चाहिए, नहीं करता है तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 2, लेट के बी ए फील्ड। के यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्षेत्र बोला है। मैंने आपको क्या कहा, नोटेशन कुछ भी दे सकते हैं, आपको ये नहीं समझना है कि के है वो हमेशा उपक्षेत्र होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगला नोटेशन देगा कि भाई मैंने के को क्षेत्र माना है, सॉरी एफ को क्षेत्र माना है इसने, एफ को क्या बोला है इसने, क्षेत्र बोला है। ठीक है, और के को इसने क्या बोला है, उपक्षेत्र है। के आपको क्या बोला है, उपक्षेत्र है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्षेत्र बाहर होता है और उपक्षेत्र अंदर होगा, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। क्षेत्र बाहर होगा और उपक्षेत्र अंदर होगा, बाहर वाला सेट बड़ा होगा और अंदर वाला सेट छोटा होगा। तो बताओ इससे इससे क्या होना चाहिए, एफ और के मिलकर क्या बनाना चाहिए, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब देख लो ये बनाएगा वेक्टर स्पेस, लेकिन इसने क्या पूछा, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। कौन वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या, ये बनाएगा। देखो है के और एफ मिलकर नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बाहर क्या है, के क्या है, उपक्षेत्र है, और अंदर क्या है, क्षेत्र है। तो अंदर बड़ा सेट है, मैंने कहा बाहर है वो बड़ा सेट होना चाहिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बाहर क्या होना चाहिए, बड़ा सेट होना चाहिए, और अंदर क्या होना चाहिए, छोटा सेट होना चाहिए, तब वो मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, और अपन ने इसका रिवीजन भी कर लिया है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वापस पढ़ ली है, और हमने यहाँ पे इसे रिलेटेड एमसीक्यू भी कर लिए है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है ना, इससे रिलेटेड भी कोई एमसीक्यू बना के दे सकता है। ठीक है, तो वो अपन आगे और क्वेश्चन अपने पास होंगे और बनाएंगे, तो उसके हिसाब से अपना और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अपने इतना ही करते हैं। थैंक यू।